मोदी की बीजेपी का जो दबदबा है उसके पीछे मोहन भागवत के 5 फैसले हैं। ये ऐसे फैसले हैं जिन्होंने बीजेपी को हमेशा के लिए बदल दिया और मोहन भागवत ऐसे संघ प्रमुख बन गए जिनके निर्देशन में संगठन की राजनीतिक शाखा दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब पार्टी बन गई। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा अस्तित्व में आया तो इसके पीछे है मोहन भागवत का फैसला। मोहन भागवत ने 2012 में ही तय कर लिया था कि अब बीजेपी का भविष्य नरेंद्र मोदी तय करेंगे। मोहन भागवत ने 2009 में संघ की कमान संभाली। बीजेपी 2004 और 2009 में लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। मनमोहन सिंह लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आर्थिक मंदी से देश को कुशलता से पार निकाला था और तब बीजेपी के अधिकांश नेता मानने लगे थे कि 2014 में भी बीजेपी के लिए कोई खास उम्मीद नहीं है। लेकिन आरएसएस के छठे चीफ के रूप में मोहन भागवत पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। इरादा बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का था। तब तक बीजेपी पर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का दबदबा बना हुआ था। अध्यक्ष कोई हो, लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी का नेता जो रहे, बीजेपी के बड़े फैसलों में आखिरी मोहर आडवाणी ही लगाते थे। मोहन भागवत ने नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाकर इस सिलसिले पर ब्रेक लगाया। राष्ट्रीय राजनीति का पर्याप्त अनुभव न होने और काबिल सहयोगियों की टीम खड़ी न कर पाने के कारण गडकरी दूसरे कार्यकाल के पहले ही चक्रव्यूह में घिर गए। लेकिन भागवत के पास प्लान और भी थे। उन्होंने गडकरी को अध्यक्ष बनाए रखने पर जोर देने के बजाय बाकी योजनाओं पर अमल का फैसला किया। प्रशांत भूषण सीनियर वकील हैं। वो 2011 के अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। 2020 में उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस का दिमाग था। यही वो आंदोलन था जिसने देश की राजनीति की दिशा बदली और बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार हुआ। तब बीजेपी के जितने टॉप लीडर्स थे वो अपने लिए संभावनाएं देख रहे थे। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, शिवराज सिंह चौहान हो। सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में धूम मचा रही थी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में वैसे ही लोकप्रिय थे जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी। संसदीय राजनीति के अनुभव में वो नरेंद्र मोदी पर 21 थे। लेकिन मोहन भागवत ने चुना नरेंद्र मोदी का नाम। 2012 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। मोदी मीडिया और समर्थकों के जरिए अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, लेकिन पार्टी के फैसला लेने वाले लोगों में उनके समर्थक उतने नहीं थे। दिल्ली में सिर्फ अरुण जेटली ही थे जो मोदी के विश्वस्त थे। बाकी बड़े नेता या तो आडवाणी के पीछे थे या फिर तटस्थ थे। यहां तक कि एक वक्त मोदी के खास मित्र रहे तब के विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया तक नहीं चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। तब तक तोगड़िया और मोदी के रिश्ते बिगड़ चुके थे और संघ में भी कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि मोदी उम्मीदवार हो। मोहन भागवत मन बना चुके थे कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। हालांकि कई जानकार दावा करते हैं कि अन्ना आंदोलन के बाद केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बन गया था कि अगर संघ किसी और नेता को भी चुनता तो भी 2014 लोकसभा चुनाव का नतीजा कमोबेश वैसा ही रहता, यानी यूपीए सरकार की विदाई तय थी। ये भी दावा किया जाता है कि अगर मोहन भागवत ने निर्णायक फैसला न किया होता तो मोदी के लिए गांधीनगर से दिल्ली पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं होती। सीनियर पत्रकार कूमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2013 में मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए पैंतरेबाजी की थी। कूमी कपूर के मुताबिक आडवाणी ने पूरी कोशिश की थी कि भागवत के प्रयास कामयाब न हो और मोदी बीजेपी की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष न बन पाए। आडवाणी को जब लगा कि वो अपना नाम आगे नहीं रख पाएंगे तो उन्होंने सुषमा स्वराज का नाम बढ़ाने की कोशिश की। कूमी कपूर के मुताबिक जून 2013 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। भागवत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बुलाया और साफ निर्देश दिए, मोदी की नियुक्ति होनी ही चाहिए। कूमी कपूर के मुताबिक
भागवत ने बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी आदेश दिया कि वो मोदी के पक्ष में साफ समर्थन दिखाएं। जून 2013 में जो हुआ वो अप्रत्याशित नहीं था। मोहन भागवत ने इसकी भूमिका फरवरी 2013 में ही तैयार कर दी थी। प्रयागराज में महाकुंभ का मौका था। मोदी का नाम मोहन भागवत के मन में था, लेकिन उन्होंने इसे तब तक जाहिर नहीं किया था। अच्छा रणनीतिकार समय देखकर ही चाल चलता है। देश में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बदलाव का माहौल बन चुका था। मीडिया के सहारे मोदी अपने लिए माकूल माहौल तैयार करने में लगे थे, लेकिन प्रवीण तोगड़िया ने साफ साफ कहा था कि धर्म संसद में मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर चर्चा नहीं होगी। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने कहा था पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बारे में फैसला करेगा, लेकिन मोहन भागवत जानते थे कि ये मौका सबसे माकूल है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अशोक सिंघल की मदद ली। सिंघल ने मोदी का नाम बढ़ाया और भागवत ने कह दिया कि ये सबके दिल की बात है। कुंभ से जो माहौल बना वो जून में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक दिनों दिन मोदी के पक्ष को मजबूत करता गया। सीनियर पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने कॉलम में पूर्व संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन से हुई बातचीत का जिक्र किया। उनके मुताबिक सुदर्शन ने 2005 में आडवाणी और वाजपेयी को सलाह दी थी कि वो युवाओं के लिए जगह खाली करें, और इसी के बाद मोदी, जेटली, राजनाथ और गडकरी जैसे नेता अगली कतार में आए। बुजुर्गों की विदाई का जो अघोषित नियम सुदर्शन ने तय किया था, मोदी के पीएम बनने के बाद भागवत ने उसे मजबूती से लागू कराया। ये दावा किया जाता है कि इसी के तहत आडवाणी और जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया और तमाम नेताओं को 75 की उम्र पर रिटायर कर दिया गया। ये भी दावा किया जाता है कि 2014 से 2024 तक यानी पूरे 10 साल संघ ने स्वदेशी जागरण मंच और मजदूर संघ जैसे सहयोगी संगठनों को काबू में रखा, जिससे वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा न खोलें। जानकारी याद दिलाते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब संघ ने उनके साथ ऐसी रियायत नहीं की थी। संघ प्रमुख भागवत खुद कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर हुआ आंदोलन इकलौता मौका है जब संघ किसी आंदोलन में शामिल हुआ। 2019 के आम चुनाव के पहले संघ इस मुद्दे को गर्म करने के इरादे में था। सरकार पर भी दबाव बनाने का मूड था, लेकिन पीएम मोदी के रुख को देखते हुए कदम पीछे हटा लिए गए। जानकार दावा करते हैं कि बात बिगड़ी 2024 में नड्डा के बयान से, जो मोहन भागवत और संघ को रास नहीं आया। चुनाव नतीजे आए और अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर रुक गई। नतीजे आने के साथ ही संघ प्रमुख ने बिना नाम लिए प्रहार शुरू किए। उन्होंने कभी कहा कि सच्चा सेवक अहंकार नहीं करता, वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। उन्होंने कभी खुद को महामानव समझने वालों पर हमला किया। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। उन्होंने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। ऐसे ही कई और बयान दिए जो सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना माने गए। इस बीच रिपोर्ट आई कि नड्डा संघ के सामने साष्टांग हो गए हैं। फिर मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार नागपुर संघ मुख्यालय गए, लेकिन उसके बाद भी जब जुलाई में भागवत ने 75 की उम्र में रिटायर हो जाने वाली बात कही, तब इसे मोदी के लिए ही इशारा माना गया। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। फिर आया 15 अगस्त, जब मोदी ने पहली बार लाल किले से संघ की तारीफ की। लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार ये दावा किया जाता है कि ये कथित दूरियों को पाटने वाला पुल था। अब दावे किए जा रहे हैं कि भागवत ने एक बार फिर मोदी के पक्ष में समर्थन की मुहर लगा दी है। मोदी भी संघ की सहमति से आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। ये कहानी अभी जारी है।
आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।